नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 1 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेस्पेक्ट टू द ISRO's वीनस मिशन शुक्रयान recently seen in news, consider the following statements which are correct। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा पॉज करके। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 गलत है दोस्तों। वैसे स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इट इज एन ऑर्बिटर मिशन टू वीनस इन ऑर्डर टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस जॉइंटली डन बाय ISRO एंड रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस। देखो, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी का नाम रोस्कोसमोस तो है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पर ये जो मिशन में, शुक्रयान मिशन में इंडिया के साथ कोलैबोरेट होने वाला है फ्रांस स्पेस एजेंसी होगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, इसमें बाद में आएंगे। थर्ड स्टेटमेंट जो गलत है क्या है? दिस इज द फर्स्ट टाइम एन ऑर्बिटर मिशन इज बीइंग सेंट टू वीनस फ्रॉम प्लैनेट अर्थ। बिल्कुल गलत है दोस्तों। कम से कम 42 बार वीनस मिशन हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है, सोवियत यूनियन ने किया है, यूरोपियन यूनियन ने किया है, जापान ने किया है। राइट दोस्तों, न्यूज से आया था फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES announced on September 30, 2020 that it is going to participate in ISRO's Venus mission which has been named Shukrayan. Mission is going to be launched in 2025। देखो, फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES मतलब नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। ठीक है, इन्होंने सितंबर 30 मतलब कल अनाउंस ये किया था कि ये ISRO का जो वीनस मिशन है शुक्रयान, इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, शुक्रयान के बारे में अनाउंसमेंट ISRO ने ऑलरेडी किया था और बोला गया यही था कि 2025 तक इसकी लॉन्च होगा। ठीक है, ISRO have also selected the viral Venus infrared atmospheric gases linker instrument that has been coordinated with Russian Federal Space Agency Roscosmos and Atmosphere and various other agencies। देखो दोस्तों, फ्रेंच नेशनल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, CNRS, इन्होंने रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस एंड लैटमोस एटमॉस्फेयर, ठीक है, और कई सारे एजेंसी है जैसे एनवायरमेंट एंड स्पेस ऑब्जर्वेशन लैबोरेटरी, ये सब मिलके एक वायरल इंस्ट्रूमेंट बनाया है। वायरल का फुल फॉर्म है वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो प्रोब है, ये सैटेलाइट के साथ वीनस को ऑर्बिट करेगा बेसिकली। ठीक है, और वीनस के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। क्या क्या है मिशन स्टडी करेगा? द मिशन विल स्टडी द एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, वीनस का जो एटमॉस्फेयर के बारे में, कंपोजिशनल वेरिएशन, क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या गैसेस है उधर, एंड डायनामिक्स ऑफ प्लैनेट वीनस के बारे में बेसिकली सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। यही इसका मिशन है। ठीक है, 42 वीनस मिशंस हैव बीन सेंट टू वीनस फ्रॉम प्लैनेट अर्थ एज ऑफ नाउ। ये मैंने बता दिया आपको। Japan's Akatsuki, which is also known as the Venus Climate Orbiter and Planet C, is currently moving around the Venus। ठीक है, देखो अभी कौन सा सैटेलाइट है जो घूम रहा है वीनस के चारों तरफ? ये है अकात्सुकी और वीनस क्लाइमेट ऑर्बिटर। अब द सैटेलाइट कॉन्फ़िगरेशन एंड पेलोड्स ऑन शुक्रयान 1 हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड yet, but the science objectives feeding to the design of spacecraft are the super rotation of the atmosphere of Venus and how it interacts with solar radiation and solar winds। देखो अभी तक ये कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, मतलब आगे पता चलेगा, हमें आगे इसके बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेंगे। पर इसकी ऑब्जेक्टिव्स, तो पर्टिकुलर मिशन की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? देखो, सुपर रोटेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस के जो एटमॉस्फेयर का सुपर रोटेशन के बारे में, और ये सोलर रेडिएशन एंड सोलर विंड्स जो सन से निकलता है उससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये इसकी स्पेसिफाइड मिशन होगा। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, with respect to the missile technology control regime MTCR, consider the following statements which are correct। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B 1, 3 and 4 ओनली। स्टेटमेंट 2, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ MTCR, गलत है, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ MTCR। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime क्या है। दोस्तों इट इज ए मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल regime। ये एक इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है जो 35 मेंबर स्टेट्स है जो साइन किया है, इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोकेगा। मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजीज ये सब ज़्यादा नहीं बनाएगा, इसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करेगा, इसकी ज़्यादा स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये सब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ये हमारे लिए ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा बन सकता है। तो इसकी ज़्यादा एक्सपोर्ट ना हो, थोड़ा सा कंट्रोल रखो, और इसके एडवांसमेंट में थोड़ा सा कंट्रोल रखो। ऐसा नहीं हर कंट्रीज तरह तरह का मिसाइल बनाओ और अपने लिए खतरा बन जाओ। तो ये सबको थोड़ा सा रोकने के लिए, कंट्रोल लाने के लिए ये MTCR लाया गया है। राइट।
अब ये 1987 में फॉर्म किया था बाय द G7 इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज। अब G7 में कौन कौन सा है दोस्तों? G7 एक बहुत पावरफुल ग्रुप है। इसमें ऐसा 7 कंट्रीज है जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है वर्ल्ड में। कौन कौन सा है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर ये MTCR बनाया था। अब MTCR places particular focus on rockets and unmanned aerial vehicles capable of delivering a payload of at least 500 किलो। देखो इसकी क्राइटेरिया है, इसकी फोकस क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में, मतलब जो पायलट नहीं होता, जिसमें UAVs, इसमें जो पेलोड रहता है, मतलब जो बॉम्ब रहता है या मिसाइल्स रहता है, इसमें जो 500 किलो से ज़्यादा हो और एटलीस्ट 300 किलोमीटर का रेंज उससे ज़्यादा हो, ऐसे वेपन्स में यह फोकस करते हैं। इसके प्रोलिफरेशन को बंद करने के लिए कोशिश करते हैं, राइट। MTCR is not a treaty and does not impose any legally binding obligations on partners members। देखो ये कोई ट्रीटी नहीं है दोस्तों, एक मैंने पहले ही बता दिया, इट इज इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बोल के रखा एक अंडरस्टैंडिंग है मेंबर स्टेट्स के बीच में कि हम ज्यादा नहीं करेंगे, पर ये कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। अगर इस तरह जैसे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ हो रहा है, इस तरह हर कंट्रीज को प्रॉब्लम्स है, तो ये तो चुपचाप अपना मिसाइल डेवलपमेंट, अपना वेपन डेवलपमेंट सब करते रहेंगे। देखो MTCR एक ट्रीटी नहीं है, तो हमारे स्टेटमेंट क्या था, इधर भी था, MTCR डज नॉट इंपोज एनी लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस ऑन पार्टनर्स। ये सही है दोस्तों, ठीक है, ये ट्रीटी विटी कुछ नहीं है, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग है। रादर इट इज एन इनफॉर्मल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टेट्स दैट सीक टू लिमिट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, recently union government directed the Mineral Exploration Corporation Limited MECL to start exploring the Kolar gold fields. Consider the following statements which are correct। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन C 1 ओनली। दोस्तों स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 गलत है। क्या लिखा है? द कोलार गोल्ड माइन्स वर नेशनलाइज्ड इन 1956। ये बिल्कुल सही है। एंड इज कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग सिंस देन। बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये पिछले 19 साल से ऑपरेशन में नहीं था। कर्नाटका इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। ये भी गलत है, कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्चुअली आंध्र प्रदेश है, राइट। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। कोलार गोल्ड माइनफील्ड्स आर लोकेटेड सम 100 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलुरु। कर्नाटका में बेंगलुरु है जो एक इंपॉर्टेंट सिटी है, उधर से 100 किलोमीटर दूरी में है। These mines were closed on February 28, 2001 after the gold prices fell down। ठीक है, गोल्ड प्राइसेस भी नीचे चला गया था और काफी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स भी थे, इसकी वजह से ये 2001 में बंद किया गया था। Geological Survey of India have declared the pyroclastic and pillow lava at Kolar goldfields as a national geological monument in order to protect, maintain and encourage the geotourism। देखो दोस्तों, जो कोलार गोल्डफील्ड्स में जो पायरोक्लास्टिक रॉक्स है, पायरोक्लास्टिक मतलब ये होता है जिसमें वोल्कानिक कंडेंस ज्यादा रहता है, राइट। और उधर पिल्लो लावा है। पिल्लो लावा मतलब यही होता है दोस्तों, जो वोल्कानिक इरप्शन से जो लावा निकलता है, कुछ जगहों में वो पिल्लो जैसा रहता है, मतलब हमारे जो पिल्लो है, तकिया है, उसके रूप लेता है, तो इसको पिल्लो लावा बोलते हैं। तो ये उधर की स्पेशलिटी है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, कोलार गोल्डफील्ड्स को एक नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट बना दिया इन ऑर्डर टू प्रमोट जियो टूरिज्म, राइट। The mining operations on the fields were stopped by Union government on February 28, 2001 because of environmental and economic reason। Environmental reasons भी था क्योंकि माइनिंग हो रहा था, और economic reasons। economic reasons क्या थे? गोल्ड प्राइसेस नीचे चला गया था। Also the productions were not justifying the investment। वही है, इन्वेस्टर्स को पैसे ठीक से मिल नहीं रहा था। As per the World Gold Council, India has the 10th largest gold reserves in the world with capacity of 600 tons। इंडिया का पोजीशन 10th है। दोस्तों ये बताइए कमेंट बॉक्स में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व कौन से कंट्री के पास है? अब आगे चलते हैं। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया, राइट। कोलार गोल्ड माइंस इन कर्नाटका इज वन अमंग द डीपेस्ट माइंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे डीपेस्ट नहीं है पर वन ऑफ द डीपेस्ट माइंस है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज आंध्र प्रदेश। गोल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश है। रामगिरी अनंतपुर ऑफ आंध्र प्रदेश इज एन इंपॉर्टेंट गोल्ड फील्ड। दोस्तों रामगिरी अनंतपुर, इसका मैप लोकेशन आप देखिएगा, क्योंकि देखो ये जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर गोल्ड फील्ड्स है, गोल्ड माइनिंग होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, मैप क्वेश्चंस में पूछ सकता है। एक मैप देके ये पूछ सकता है कौन कौन सा जगह में गोल्ड माइंस है। यूपीएससी में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो जब भी मैं कोई जगह का नाम बताता हूं उसका मैप लोकेशन जरूर देखिएगा, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज IDEX इवेंट समटाइम सीन इन न्यूज। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन C, एन इकोसिस्टम दैट फोस्टर्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस, राइट। दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया था
IDX इवेंट के टाइम पे। अब IDEX इवेंट क्या है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस इकोसिस्टम। इसके साथ साथ एक IDX फॉर 4G इनिशिएटिव एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में पूछ सकता है IDX फॉर 4G इनिशिएटिव, राइट। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 108 आइटम्स का, वो भी डिफेंस आइटम्स का इंपोर्ट बैन किया था। किसके लिए? हमारे आत्मनिर्भर भारत के पॉलिसी के अनुसार सेल्फ रिलायंट बनने के लिए इंडिया भी कोशिश कर रहा है। तो इंडिया वैसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है। हम बहुत पैसा खर्चा करते हैं साल में डिफेंस आइटम्स इंपोर्ट करने में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही सोचा, क्यों ना ये पैसा जो हम इंपोर्ट के लिए यूज करते हैं इंडिया में ही इन्वेस्ट करें। तो इंडिया में क्या चाहिए? इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके लिए स्टार्टअप इंडस्ट्रीज चाहिए और इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, है कि नहीं? तो तब जाके हमारी इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेगा और जो इंपोर्ट करते आइटम्स उसके ऑल्टरनेटिव्स हम इधर बना पाएंगे, राइट। अब recent years government of India has initiated various schemes like Make in India, Startup India, Atal Innovation Mission etc. देखो, इनोवेशन को एंकरेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम लॉन्च किया था, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। पर ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स ला सकता है, पर इनोवेटिव आइडियाज चाहिए ना, तो इसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मतलब इनोवेटिव आइडियाज में इसलिए बोल रहा हूं, इनोवेटिव आइडियाज कहीं से भी ले सकता है गवर्नमेंट, कोई भी लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एम्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम विच फोस्टर्स इनोवेशन एंड एनकरेजेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस बाय एंगेजिंग, देखो, R&D इंस्टीट्यूट्स, अकेडमिया, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स एंड इवन इंडिविजुअल इनोवेटर्स। कोई एक आदमी भी लाओ इनोवेटिव आइडियाज कि हम ऐसे ऐसे चीजें बना सकते हैं, इसको गवर्नमेंट पूरी तरह सपोर्ट करेंगे और एंकरेज करेंगे। इसके लिए एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा, क्या? डिफेंस एक्सेलेंस इकोसिस्टम, इसका नाम है IDEX। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो इकोसिस्टम है, ये पूरा इनोवेटिव आइडियाज को सपोर्ट करेगा हमारी डिफेंस प्रोडक्शन में और ग्रोथ लाने के लिए, राइट दोस्तों। तो हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर इधर मिल गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू एमनेस्टी इंटरनेशनल, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। दोस्तों, स्टेटमेंट 2 गलत है। इट फोकसेस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हाइटन्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस। दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, राइट। ये जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये सब नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है। वैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल 2-3 दिन से न्यूज़ में रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज किया है और इनके सारे काम बंद करने के लिए बोला गया है कई कारण की वजह से। इसके बारे में न्यूज़ हर्षित सर ने सितंबर 30 का डेली करंट अफेयर्स वीडियो में कवर किया है, आप देख सकते हो, राइट। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, इट इज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन द यूके फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यूके में इसका हेडक्वार्टर है, ये पूरा फोकस करते हैं ह्यूमन राइट्स पे। द ऑर्गेनाइजेशन सेज इट हैज मोर देन 8 मिलियन मेंबर्स। ठीक है, 8 मिलियन मेंबर्स है और सपोर्टर्स अराउंड द वर्ल्ड है। स्टेटेड मिशन, देखो ये ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है? ए वर्ल्ड इन विच एवरी पर्सन एंजॉयज ऑल ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंश्राइंड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट। देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसके अनुसार, और कई सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके अनुसार वर्ल्ड में जितने भी सिटीजन है सबको ह्यूमन राइट्स मिल जाए, ये इनका मिशन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वॉज फाउंडेड इन लंडन इन 1961। ठीक है, 1961 में फाउंड हुआ था लंदन में। ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवार्डेड द 1977 नोबेल पीस प्राइज। तो हमारे स्टेटमेंट में था ये सही है। इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर एंड द यूनाइटेड नेशंस प्राइज भी मिला है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के फील्ड में इनको कई सारा अवार्ड मिला है, उसमें मेन है 1977 वाला नोबेल पीस प्राइज और 1978 में यूनाइटेड नेशंस प्राइज, राइट दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे 5 क्वेश्चन सही थे, ये कल का क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मॉस्किटोज? तो स्टेटमेंट सी गलत है। ओनली मेल मॉस्किटोज बाइट ह्यूमन्स नॉट फीमेल्स, गलत है। एक्चुअली ओनली फीमेल मॉस्किटोज बाइट ह्यूमन्स नॉट मेल्स। जो मेल मॉस्किटोस है वो ह्यूमन्स को बाइट नहीं करते हैं, वो मैक्सिमम पीते हैं जो फूलों में जो नेक्टर रहता है वो सब पी के जीते हैं, राइट। तो ये आज का क्वेश्चन है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट is the chemical name for one of the most popular ingredient flavor that enhances the food taste. In fact, you can already find that in Chinese dishes. What is it? इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स आज के लिए इधर खत्म हो रहा है। तो आप लोगों की वैल्यूबल कमेंट्स, आप लोगों की मार्क्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इस पीपीटी की PDF एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो।
टेलीग्राम में हर्षित द्विवेदी वीडियोस करके सर्च करोगे, आपको ये चैनल मिल जाएगा और आप इसके मेंबर बन सकते हो। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको उस चैनल से मिल जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।